कृषि में प्रतिकूल कारकों के बावजूद सरकार ने खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कटौती की है और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए बहुत कम आवंटित किया है। विश्व स्तर पर कृषि में दोहरा संकट है, भोजन में और उर्वरकों में। एक ओर जहां वैश्विक उत्पादन और खाद्यान्न की उपलब्धता में गिरावट की आशंका है, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। दूसरी ओर पिछले 2 वर्षों में वैश्विक उर्वरक कीमतों में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। नतीजतन भारत में उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। घरेलू स्तर पर केंद्र सरकार के पास यह समझाने का अकल्पनीय कार्य है कि वो 2015 और 2022 के बीच किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने में क्यों विफल रही। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद खेती से होने वाली वास्तविक आय में पूर्ण रूप से गिरावट आई है। 2020-21 और 2022-23 के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दर 3% और 3.5% के बीच स्थिर रही है। कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन मुट्ठी भर वस्तुओं के बाहर इसका प्रभाव नगण्य रहा है। इस प्रकार बजट के उद्देश्यों को 2 तरह से तैयार किया जा सकता है। 1. इसमें किसानों और उपभोक्ताओं को खाद्य और उर्वरक संकट से बचाया जाना चाहिए, और 2. इसने खेती से शुद्ध आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए होंगे। निराशाजनक आवंटन। यह व्यापक रूप से अपेक्षित था कि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को बनाए रखा जाएगा या बढ़ाया जाएगा। खाद्य वितरण दिशा निर्देशों का पुनर्गठन, जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति का एक हिस्सा प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया, बजट से पहले भी एक निराशा थी। बजट ने उस रुख की पुष्टि की है और 2022-23 आरी में खाद्य सब्सिडी को 2.87 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 2023-24 बी में 1.97 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। उर्वरक सब्सिडी भी 2.25 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 1.75 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। वास्तव में ये कटौती किसानों को वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं से अवगत कराएगी और कृषि के अर्थशास्त्र को और अधिक नाजुक बना देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन 73 रुपए से कम कर दिया गया है। उर्वरक सब्सिडी में कटौती से किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ जाएगी, लेकिन उत्पादन कीमतों में प्रतिपूरक वृद्धि से कोई सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 2020-21 और 2021-22 के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि सिर्फ इनपुट लागत में वृद्धि के लिए कवर की गई और उच्च शुद्ध आय के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। प्रोडक्शन के मोर्चे पर भी कोई राहत नहीं मिली है। कृषि में उपज कम रहती है। उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण खेतों में उर्वरकों की खपत कम हुई है, जिससे असंतुलित पोषक तत्वों का उपयोग हुआ है और उपज में वृद्धि की संभावना भी कम हुई है। दूसरी ओर सरकार प्राकृतिक खेती के प्रकारों को बढ़ावा दे रही है। बजट में प्राकृतिक खेती पर एक नए राष्ट्रीय मिशन के लिए 459 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती की कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है और इससे फसल की पैदावार में 25-30% की कमी आने की संभावना है। यदि उपज गिरती है, तो बढ़ती लागत कीमतों और स्थिर उत्पादन कीमतों के सामने खेती कैसे व्यवहार्य रह सकती है। पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय बढ़ाने की तमाम बातों के बीच कृषि हमारे सामने घोर उपेक्षा की कहानी पेश करती है। न केवल सिंचाई के लिए बल्कि कृषि बाजारों, मंडियों के निर्माण सुधार के लिए भी कृषि में पूंजी निवेश की आवश्यकता है। 2022-23 में सरकार का कुल कैपेक्स 7.5 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन फसल पालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के पूंजी खातों के तहत आवंटन सिर्फ 119 करोड़ रुपए था। 2023-24 में इसके 84.3 करोड़ रुपए तक गिरने की उम्मीद है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के पूंजी खाते के तहत 2022-23 में बजटीय आवंटन केवल 350 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में घटकर 325 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) एक और बहुचर्चित योजना है।
2023 में एआईएफ के लिए बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपए था, जिसमें से केवल 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2023-24 में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कृषि पर अन्य घोषणाओं की एक श्रृंखला की, लेकिन इन योजनाओं या योजना घटकों के लिए आवंटन बजट दस्तावेजों में सूचीबद्ध नहीं है। अनिवार्य रूप से ये सभी खंडित आवंटन हैं जो कृषि क्षेत्र पर केवल अप्रत्यक्ष या मामूली प्रभाव के साथ विविध विभागों में फैले हुए हैं। कृषि त्वरक कोष, पीएम प्रणाम, गोवर्धन, भारतीय प्राकृतिक खेती, जैव इनपुट संसाधन केंद्र, मिष्टी और अमृत धरोहर इसके अच्छे उदाहरण हैं। बाजरा पर भी भाषण में काफी समय खर्च किया गया था, लेकिन हैदराबाद में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को अपग्रेड करने के अलावा किसी स्पष्ट आवंटन के बिना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश पर एक और घोषणा की गई थी, लेकिन बजट पत्रों में आवंटन में वास्तविक वृद्धि केवल 121 करोड़ रुपए है। बजट भारतीय कृषि की सबसे गंभीर समस्याओं को दूर करने में विफल रहा है। एक वैज्ञानिक और जमीनी दृष्टि की कमी, जिसने आदर्श रूप से आवंटन की मात्रा और दिशा को संचालित किया होगा, बता रही है। सामाजिक क्षेत्र की पहल जो जीवन को बेहतर बनाने, मानव विकास के परिणामों में सुधार लाने और आर्थिक पुनरुद्धार में योगदान देती है, उन्हें अपर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ है। 2023 के बजट में कोई बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं नहीं थीं, जो आमतौर पर राष्ट्रीय चुनावों से पहले सरकार के अंतिम पूर्ण बजट से अपेक्षित होती हैं, और विशेष रूप से तब जब सामान्य आर्थिक मंदी होती है जिसने विशेष रूप से गरीबों को प्रभावित किया है। बल्कि यह इस सरकार की रणनीतिक दृष्टि को दोहराता है जिसमें आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन दोनों ही सरकार द्वारा बढ़े हुए पूंजीगत व्यय कैपेक्स पर निर्भर हैं, और कल्याणकारी खर्च प्राथमिकता नहीं है। बजट ने 10 लाख रुपए करोड़ के कैपेक्स की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान सहायता के साथ प्रभावी कैपेक्स के लिए बजट अनुमान भी अब 13.7 लाख रुपए करोड़ है, जो कि पिछले साल के 3.9% से बढ़कर जीडीपी का 4.5% है। यह वृद्धि सरकार के राजकोषीय समेकन के पथ पर बनी हुई है। FY24 के लिए राजकोषीय घाटे के साथ सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% होने का अनुमान है, चालू वर्ष के लिए 6.4% से कमी। वित्त मंत्री ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा जाल प्रदान करने वाली और बेहतर मानव विकास परिणामों में योगदान देने वाली आवश्यक योजनाओं को छोटा कर दिया गया है। आवंटन में कमी 2022-23 के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान आरी की तुलना में खाद्य सब्सिडी के लिए भी 1.97 लाख करोड़ रुपए है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसे कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। 2020 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मौजूदा लाभ जारी है और अब मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन इससे अनाज की कम मात्रा की भरपाई नहीं होती है। PMGKY ने महामारी के दौरान भूखमरी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे उसी मात्रा में लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS, जिसने पिछले 2 वर्षों में कई लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, के बजट में भी भारी कटौती की गई है। 2023-24 के लिए बजट अनुमान 2022-23 के 89,400 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 60,000 करोड़ रुपए है। प्रदान किए गए कार्य में वृद्धि के साथ भी एक बड़ी अपूर्ण मांग है, जो विलंबित वेतन भुगतान और कम मजदूरी दरों से हतोत्साहित हो रही है। इसलिए ऐप आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली जैसे समय पर और उचित भुगतान के लिए बाधाओं को हटाने के साथ साथ बजटीय समर्थन में वृद्धि की आवश्यकता थी। कुछ वर्षों के लिए मनरेगा मजदूरी न केवल न्यूनतम मजदूरी से कम रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रचलित बाजार मजदूरी भी है।
महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रमों में भी अपर्याप्त और कम आवंटन देखा गया है। सक्षम आंगनवाड़ी के लिए आवंटन, जिसमें आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोर लड़कियों के लिए एक योजना शामिल है, पिछले साल के 20,263 करोड़ रुपए बी और आरई की तुलना में लगभग 20,554 करोड़ रुपए है। 2022-23 के लिए 12,800 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल भोजन योजना, जिसे पीएम पोषण नाम दिया गया है, को 11,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और सामर्थ्य, जिसमें कुछ अन्य महिला सशक्तिकरण योजनाओं के साथ मातृत्व अधिकार योजना शामिल है, को पिछले वर्ष के 2,622 करोड़ रुपए बी के आवंटन की तुलना में 2,582 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक योजना कुछ सबसे कमजोर समुदायों से संबंधित है और ऐसी सेवाएं प्रदान करती है जो पोषण की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। जवाबदेही पहल की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि आंगनवाड़ी सेवाओं और मध्याह्न भोजन के लिए बजट वास्तविक रूप से 2011 की तुलना में 30% कम है। इसका मतलब यह है कि लाभार्थियों की संख्या घट रही है, प्रति लाभार्थी आवंटन वर्षों से नहीं बदला है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मध्याह्न भोजन पकाने वालों के लिए मानदेय में योगदान स्थिर है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए आवंटन भी स्थिर लगभग 9,600 करोड़ रुपए बना हुआ है। सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों शिक्षा और स्वास्थ्य में भी कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई है। नामात्र की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में 8.4% और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट में 3.8% की वृद्धि हुई है। शिक्षा जीडीपी का 6% और स्वास्थ्य जीडीपी का 2.5% पर राष्ट्रीय नीतियों द्वारा निर्धारित व्यय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवंटन को दोगुना करने की आवश्यकता है। जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार, इन क्षेत्रों में कम निवेश का लोगों के जीवन पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव के साथ साथ यह भी माना जाना चाहिए कि इन विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की पहलों पर किए गए खर्च ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ दीर्घावधि में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। आर्थिक पुनरुद्धार के लिए मनरेगा या खाद्य सब्सिडी या पेंशन पर खर्च करने से मांग में तेजी आ सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने से मानव विकास के परिणामों में सुधार होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कैपेक्स किस हद तक रोजगार सृजन में योगदान देता है, विशेष रूप से वेतनभोगी श्रमिकों के लिए, इसका आकलन करने की आवश्यकता है। कैपेक्स में वृद्धि काफी हद तक राजमार्गों और रेलवे में हुई है, वे क्षेत्र जो छोटे वेतन घटकों के साथ पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। इसलिए अमृत निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता जहां आधी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के लिए संघर्ष करना पड़े। 2023-24 के बजट की प्रस्तुति से पहले संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में इस बिंदु पर जोर दिया गया है कि भारत ने आय के उस स्तर तक पहुंचने के लिए एक उल्लेखनीय व्यापक आधारित रिकवरी का मंचन किया है जो उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से पहले मौजूद था। महामारी के साथ शुरू होने वाले झटकों की एक श्रृंखला रही है। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और साथ में रूस पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, दुनिया के प्रमुख हिस्सों में मंदी और वृद्धि मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों में तेज वृद्धि हुई। इसके बाद पूंजी का बहिर्वाह और विनिमय दर पर दबाव, विकास और राजकोषीय घाटा छाया। भले ही अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और महामारी पूर्व आय स्तर को पार कर गया है, यह अभी भी महामारी पूर्व जीडीपी की प्रवृत्ति से 7% नीचे है। सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर विकास को बढ़ावा देना होगा। इसी समय मुद्रास्फीति अभी भी ऊपरी सहिष्णुता सीमा से परे है और सकल राजकोषीय घाटा केंद्र और राज्य अभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 9% से 10% की सीमा में है। व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर राजकोषीय समेकन की आवश्यकता है। इस प्रकार सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके विकास को गति देने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र के शुद्ध राजस्व का 40% ब्याज भुगतान के साथ
शालीनता के लिए शायद ही कोई जगह है। दिलचस्प बात यह है कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% तक सीमित रखना खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में 2 लाख करोड़ रुपए की तेज वृद्धि के बावजूद आया है, जबकि शुद्ध कर राजस्व में बजटीय उछाल से लगभग 1.6 लाख रुपए करोड़ की अधिक मदद मिली है। समायोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हर में वृद्धि के कारण है। बजट 2022-23 में किए गए अनुमान की तुलना में जीडीपी का नामात्र मूल्य। बजट अनुमान में 2022-23 के लिए नॉमिनल जीडीपी को 258 लाख करोड़ रुपए माना गया था, जबकि कुछ दिन पहले जारी जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान में 273 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। दूसरे शब्दों में, राजस्व घाटा निरपेक्ष रूप से बढ़ने के बावजूद बजट अनुमान में 9.9 लाख रुपए करोड़ से संशोधित अनुमान में 11.1 लाख रुपए करोड़ तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% से 4.1% था। एक संतुलन साधना। राजकोषीय समेकन को जारी रखते हुए बुनियादी ढांचे के खर्च में वृद्धि की चुनौतियों पर विचार करते हुए यह वित्त मंत्री की ओर से एक अच्छा संतुलनकारी कार्य रहा है। उसने बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए अधिक आवंटन करने की प्रवृत्ति को जारी रखा है और पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.7% से बढ़ाकर 3.3% करने का बजट रखा गया है। निरपेक्ष रूप से वृद्धि 7.3 लाख रुपए करोड़ से 10 लाख रुपए करोड़ है, जो लगभग 37% है, और यह देखते हुए कि पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण क्राउडिंग प्रभाव है, इसे निजी पूंजीगत व्यय को भी बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। यह पिछले बजट में पूंजीगत व्यय में 25% की वृद्धि के बाद आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1.2 पर पूंजीगत व्यय के गुणक प्रभाव का अनुमान लगाया है और इससे निवेश के बिगड़ते माहौल को पुनर्जीवित करने में मदद मिलनी चाहिए। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक उधार पहले से ही बढ़ रहा है और बढ़ी हुई बैलेंस शीट के साथ पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश के माहौल को और पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और देश में समग्र निवेश जीडीपी अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा। इसके अलावा राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखने से राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में भी मदद मिलनी चाहिए। शायद आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 2023-24 के लिए 6.5% की विकास दर, जिसे अन्यथा बहुत आशावादी माना जाता था, वास्तव में बुनियादी ढांचे के खर्च में बजटीय वृद्धि के साथ अमल में आ सकती है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में कहा था कि वह 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% पर लाएगी, यानी अगले 3 साल में घाटे को 1.9% कम करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा घटकर 5.9% रहने का अनुमान है। हालांकि यह आने वाले 2 वर्षों में समायोजन को और अधिक कठिन बना देगा। हालांकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन अगले साल जब देश में अगला आम चुनाव होगा तो एडजस्टमेंट को फ्रंट लोड करने से स्थिति आसान हो जाएगी। शायद वित्त मंत्री ने यह मान लिया था कि इस वर्ष उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने से अगले 2 वर्षों में राजकोषीय समायोजन आसान हो जाएगा। सब्सिडी में दबाव। मुख्य रूप से राजस्व व्यय को नियंत्रित करके राजकोषीय समायोजन प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जो ऐसा होने पर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करेगा। 2023-24 के लिए राजस्व व्यय में बजटीय वृद्धि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 1.2% अधिक है। सब्सिडी में भारी कमी है। उर्वरक सब्सिडी 90,000 करोड़ रुपए कम होकर 2.87 लाख रुपए करोड़ से 1.87 लाख रुपए करोड़ होने की उम्मीद है। इस आशय की नीति दिसंबर 2022 में पहले ही बन चुकी है, जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY, जिसके तहत अप्रैल 2020 से 5 किलो खाद्यान्न दिया गया था, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए गए खाद्यान्न को भी जारी किया गया है, बंद कर दिया। इसी तरह उर्वरक सब्सिडी के 50,000 रुपये कम होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्य रूप से उर्वरक की कीमतों में कमी आई है। इसके साथ ही
कर के मामले में सीमा शुल्क में कुछ फेरबदल किया गया है और समग्र संरक्षणवादी रुख जारी रहा है। व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर करदाताओं को बिना किसी रियायत और कम दरों के साथ नई कर व्यवस्था में जाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी कर कोष्ठकों की संख्या में वृद्धि चिंता का कारण है। शायद कम कोष्ठकों वाली नई कर व्यवस्था की ओर बढ़ना बेहतर होता। कुल मिलाकर यह एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट है, लेकिन इसकी सफलता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। राजकोषीय समेकन को जारी रखते हुए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की चुनौती का सामना करते हुए वित्त मंत्री के संतुलन अधिनियम ने भारत को एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट दिया है। 2023-24 का बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर दिया गया है। बजट भाषण एक आत्म बधाई नोट के साथ शुरू हुआ कि भारत ने 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त भोजन वितरण योजना और अन्य चल रहे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को सुनिश्चित करके काफी हद तक कोविड-19 महामारी के साथ आई परेशानियों को सफलतापूर्वक दूर कर लिया है। और इसने आगे कहा, भारत एक साल के बाद उत्पादन संकुचन से पूरी तरह से उबर गया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। वास्तव में बजट से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कथित तौर पर कहा कि अर्थव्यवस्था अब विकास पथ के साथ आगे बढ़ सकती है, जो कि 2020 में महामारी के प्रकोप से पहले चार्टिंग कर रही थी। कुल मापदंडों में उल्टा, तो महामारी से पहले की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यह 2010 के पूरे दशक के लिए गिरावट वाली अर्थव्यवस्था थी, शायद वित्त मंत्री की धारणा के विपरीत। 2010 के दशक में वास्तविक औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, यानी मुद्रास्फीति का शुद्ध, पिछले दशक में 7%, 8% से 5%, 6% कम हो गई थी, यानी 2000 के दशक में। यदि सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों की पेशेवर आलोचनाएं मान्य हैं, तो इसकी वार्षिक वृद्धि दर आधिकारिक अनुमानों की तुलना में शायद 4%, 5% कम है। अधिक गंभीरता से, भारत ने 2010 के मध्य से समय से पहले भी औद्योगिकीकरण किया है। वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर में भारी गिरावट के साथ 2015-16 में 13.1% से 2019-20 में नकारात्मक 2.4% महामारी के आने से पहले ही। 2000 के दशक के पिछले दशक की तुलना में विऔद्योगीकरण सकल स्थिर निवेश दरों और सकल घरेलू उत्पाद के 4%-5% अंकों की गिरावट के साथ है। आजादी के बाद के भारत में कभी भी अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण समग्र मापदंडों में इस तरह का उलटफेर नहीं देखा है। बजट के विजन और खर्च की प्राथमिकताओं को इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। वित्त मंत्री के भाषण में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक निवेश की भूमिका पर जोर दिया गया, क्योंकि इस तरह के निवेश निजी निवेश में भीड़ भाड़ वाले होते हैं। बजट पूंजी निवेश परिव्यय को 3.3% तक बढ़ाने का प्रयास करता है, जो पिछले 3 वर्षों के दौरान उच्चतम है। यदि राज्यों को सहायता अनुदान शामिल किया जाता है, तो यह अनुपात परिव्यय के 4.5% तक हो सकता है। हालांकि यह स्वागत योग्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह किन विशिष्ट क्षेत्रों और योजनाओं पर खर्च किया जाना है। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का बजट का विस्तार भी स्वागत योग्य है। हालांकि उनका उपयोग मिश्रित रूप से मिला हुआ है, क्योंकि गरीब राज्यों के लिए स्थितियां कठिन प्रतीत होती हैं। संभवतः राज्यों के उपयोग में सुधार लाने के लिए उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। रेलवे पर पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए करोड़ करने का प्रस्ताव है, जो 2013-14 में 9 गुना था। यह भी स्वागत योग्य है, लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि वास्तविक अर्थों में या बजटीय परिव्यय के अनुपात के रूप में इसका क्या अर्थ है। इसके अलावा प्रस्तावित व्यय की प्रकृति को जाने बिना इसकी प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रेलवे निवेश रेल पटरियों और रोलिंग स्टॉक के अति आवश्यक आधुनिकीकरण पर है, तो यह दक्षता में वृद्धि करेगा। हालांकि अगर स्टेशन आधुनिकीकरण या अन्य ऐसी ग्लैमरस परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है, तो यह उत्पादकता में बहुत कम वृद्धि कर सकता है।
तत्कालीन सरकार ने कृषि और उद्योग में सीधे उत्पादक निवेश की तुलना में बुनियादी ढांचे में निवेश का समर्थन किया है, जिसका सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीएफसीएफ दर यानी जीडीपी के अनुपात के रूप में हिस्सा घटा है। हालांकि साक्ष्य से पता चलता है कि 2010 के दशक में वास्तविक जीवीए और जीएफसीएफ के बुनियादी ढांचे की हिस्सेदारी में मुश्किल से सुधार हुआ है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुमानों में है। इसलिए बजटीय संख्याओं को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चीन पर आयात निर्भरता। समय से पहले विऔद्योगीकरण और परिणामस्वरूप चीनी आयात पर बढ़ती निर्भरता राष्ट्रीय विकास के एक स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण करने में भारत के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च और आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में लॉन्च इन कमियों को दूर करने के लिए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना 2021 में लॉन्च ऐसे निवेशों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए थी। हालांकि बजट ने शायद ही इन प्रयासों को आगे बढ़ाया है या इसका आकलन किया है कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। बजट शानदार तरीके से बताता है कि कैसे मोबाइल फोन असेंबली उद्योग में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम निर्यात को बढ़ावा देने में सफल रहा है। जबकि शीर्षक संख्याएं सत्य हो सकती हैं, वे इस तथ्य को छिपाते हैं कि मोबाइल पुर्जों या किटों का आयात भी आनुपातिक रूप से बढ़ा है क्योंकि घरेलू मूल्यवर्धन न्यूनतम है। सावधानीपूर्वक शोध से पता चलता है कि घटकों और उप विधानसभाओं का उत्पादन करने के लिए पिछड़े एकीकरण ने बहुत कम प्रगति की है। एक और सबूत जो चीन पर बढ़ती आयात निर्भरता को दर्शाता है, वह है उस देश के साथ बढ़ता व्यापार घाटा 2018 में $57.4 बिलियन से बढ़कर 2021 में $64.5 बिलियन हो जाना। अफसोस की बात है कि बजट में संरचनात्मक निर्भरता के बढ़ते खतरे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। चीन बैंक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में सच्चाई। बजट में बढ़ती बैंक ऋण वृद्धि का उल्लेख निवेश पुनरुद्धार के सकारात्मक संकेत के रूप में किया गया है। फिर से, जबकि शीर्षक सही है, उद्योग के लिए अर्जित ऋण का हिस्सा मुश्किल से बढ़ा है। अधिकांश वृद्धि व्यक्तिगत ऋणों में हुई है, जो लग्जरी आयातित खपत में वृद्धि कर सकती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता को बढ़ावा नहीं दे सकती है। निजी दीर्घकालिक निवेश में पिछड़ने का एक कारण दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच की कमी है, जैसा कि व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2021 में सरकार ने पर्याप्त इक्विटी निवेश के साथ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID) को बढ़ावा दिया। दुर्भाग्य से, विकास वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देने में मामूली प्रगति की है। यदि बजट निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है तो उसे NBFID के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करना होगा। हालांकि इस बहुप्रचारित पहल के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। संक्षेप में, निवेश आधारित विकास के लिए बजट की नए सिरे से प्रतिबद्धता को अच्छी तरह से लिया गया है। हालांकि उल्लिखित निवेश परिमाण विवरण के बिना कम प्रतीत होता है। 2010 के दशक में विकास में गिरावट, पिछले दशक की तुलना में निवेश और बचत दरों में अभूतपूर्व गिरावट और 2010 के मध्य से समय से पहले औद्योगिकीकरण की समस्या से जूझने में बजट विफल रहा है। इन दीर्घकालिक बाधाओं की सराहना किए बिना और उनके समाधान खोजे बिना भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना शायद कठिन है। निवेश आधारित विकास के लिए बजट की नए सिरे से प्रतिबद्धता ठीक है, लेकिन यह लंबी अवधि के मुद्दों को देखने और समाधान खोजने में विफल है।